हेलो स्टूडेंट। विभिन्न परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों के लिए हमने जो YouTube पर अपनी टेस्ट सीरीज चला रखी है उसका अगला प्रश्न पत्र है। जीएस के महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जिसमें कंप्यूटर, इकोनॉमी और जो हमारे अन्य जो सब्जेक्ट है उनसे जुड़े हुए महत्वपूर्ण प्रश्न और उसके साथ साथ जो आपका करंट अफेयर्स है उसके क्वेश्चनों को इसमें हमने सम्मिलित कर रखा है। बाकी इसकी जो पीडीएफ है वो हमारे जो हमारा संजय देव क्लासेस करके टेलीग्राम चैनल है वहां से प्राप्त कर सकते हैं। और एसआई का बैच ज्वाइन करना है तो लाइव क्लासेस चल रही हैं हमारे जो एसएस स्टडी हमारा जो ऐप है वहां से ले सकते हैं, या आपको जो समूह वगैरह के लिए पेपर सेट चाहिए तो वो भी हमारे एसएस स्टडी ऐप से ले सकते हैं। कंबाइंड 100 नंबर का पेपर है जो हमने इंटरमीडिएट के परीक्षा के हिसाब से बना रखा है, वो आपके समूह में भी काम आ जाएगा। तो उसमें हमने सारा जो एग्जाम में पूछा जा रहा है उसी तरीके से वो बनाया हुआ है। तो ये मैं आपका यहाँ एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ। कौन सा एक आउटपुट डिवाइस है आउटपुट डिवाइस है। प्लॉटर आपका आउटपुट डिवाइस होता है, बाकी कार्ड रीडर इनपुट है, कैमरा इनपुट है, टेप रीडर इनपुट है। तो इसका सही आंसर ये होगा, ये नहीं है इसमें। अगला क्वेश्चन है डंब टर्मिनल किसे कहा जाता है? डंब टर्मिनल उस टर्मिनल को कहते हैं जिसमें इंटेलिजेंस बिल्कुल शून्य होती है, नगण्य होती है। उस कंप्यूटर के टर्मिनल को आपका डंब टर्मिनल कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है एक सुपर कंप्यूटर के लिए शब्द प्राच की रेंज क्या होती है? एक सुपर कंप्यूटर के लिए जो शब्द प्राच की रेंज होती है वो 64 बिट तक होती है। अगला क्वेश्चन है कौन सा एक यूटिलिटी सॉफ्टवेयर नहीं है? यूटिलिटी सॉफ्टवेयर आपका डिस्क फॉर्मेटिंग सिस्टम यूटिलिटी सॉफ्टवेयर होता है, एंटीवायरस यूटिलिटी सॉफ्टवेयर होता है, फाइल मैनेजर यूटिलिटी सॉफ्टवेयर होता है। डेस्कटॉप पब्लिशिंग एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है जो आपका डेस्कटॉप पब्लिशिंग के लिए विशेष तौर पर डिजाइन किया गया होता है। तो इसमें से आपका बी सही होगा। अगला क्वेश्चन है इंफॉर्मेशन सिस्टम में अल्फा न्यूमेरिक डाटा क्या होता है? अल्फा न्यूमेरिक मतलब जिसमें न्यूमेरिक और अल्फाबेटिक दोनों डाटा, मतलब आपके प्रोग्राम को लिखने में दोनों डाटाओं का प्रयोग किया गया हो, यानी कि अल्फाबेटिक भी और न्यूमेरिक भी, नंबर और अल्फाबेटिक कैरेक्टर में जिसे लिखा गया हो उसे हम अल्फा न्यूमेरिक बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है रोबोट किस भाषा का शब्द है? रोबोट आपके चेक गणराज्य के भाषा से आया है, क्योंकि कंप्यूटर संचालित कृत्रिम बुद्धिमत्ता पर आधारित रोबोट आज दुनिया भर में आपके विभिन्न जगहों पर आपके मानवीय जो वर्क है उसका स्थान ले रहा है लगातार। और इससे आपके जो कंप्यूटर साइंस है उसके आने से रोबोट भी बहुत ही आधुनिक हो रहे हैं। अब तो आपके एआई पर यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर भी रोबोट का निर्माण किया जाना शुरू हो गया है। अगला क्वेश्चन है होलोग्राफी को सर्वप्रथम किसने खोजा था? तो होलोग्राफी को खोजा था टेनिस गेबर ने। आपका होलोग्राफी वही चीज है जिससे आपका त्रिविमीय चित्र लिए जाते हैं। पहले तक फोटोग्राफ लिया जाता था तो उसकी लंबाई और चौड़ाई हमें दिखती थी, होलोग्राफी में हमें थर्ड डायमेंशन यानी कि गहराई भी दिखता है। तो 3D जो तकनीक है उसी को हम क्या बोलते हैं? होलोग्राफिक बोलते हैं। टेनिस गेबर ने इसे खोजा था। अगला क्वेश्चन है कौन सा एक भारत सरकार का राजकोषीय नीति का उद्देश्य नहीं है? राजकोषीय नीति सरकार जो सरकारी खजाने को भरने और उसे खर्च करने को लेकर के बनाती है उसे राजकोषीय नीति बोलते हैं। मौद्रिक नीति आरबीआई का काम होता है, राजकोषीय नीति भारत सरकार का काम होता है। तो राजकोषीय नीति में पूर्ण स्वरोजगार ये इसका उद्देश्य है। मूल्य स्थिरता ये भी उद्देश्य है। धन तथा आय का न्यायोचित वितरण भी है। अंतरराष्ट्रीय व्यापार का नियमन ये आपका राजकोषीय नीति का हिस्सा नहीं होता, बल्कि अंतरराज्यीय जो व्यापार है उसका नियमन आपका व्यापारिक नीति का या आपके जो औद्योगिक नीतियां होती हैं उनका उद्देश्य होता है। निम्नलिखित में से कौन सा एक मद भारत सरकार के लिए अधिकतम विदेशी विनिमय अर्जित करती है? यहाँ फॉरेन एक्सचेंज विनिमय मतलब फॉरेन एक्सचेंज यानी कि विदेशी धन को हमारे देश में लाने का सबसे बड़ा स्रोत इनमें से क्या है? तो विदेशी मुद्रा सबसे ज्यादा हमें प्राप्त होती है रत्न एवं आभूषण से। रत्न और आभूषण का भारत में बड़े पैमाने पर कटाई और छटाई का काम किया जाता है। तो उससे जब हम विदेशों में बेचते हैं तो हमें सबसे ज्यादा धन जो विदेशी धन है वो इसी मद पर प्राप्त होता है, जो हमें विभिन्न देशों की मुद्राओं में प्राप्त होता है, जिसे हम फॉरेन एक्सचेंज बोलते हैं। कौन सा एक कर भारत सरकार द्वारा नहीं लगाया जाता है? भारत सरकार कॉर्पोरेट टैक्स निगम कर एक प्रत्यक्ष कर है, भारत सरकार लगाती है। सेवा कर एक अप्रत्यक्ष कर है जो जीएसटी में सम्मिलित हो गया है, भारत सरकार लगाती है। इनकम टैक्स एक प्रत्यक्ष कर है जिसे भारत सरकार लगाती है। मार्ग टैक्स ये आपका सही आंसर होगा। इसका जो मार्ग टैक्स है वो भारत सरकार नहीं लगाती बल्कि स्टेट गवर्नमेंट का होता है। अगला क्वेश्चन है कौन सा एक मानव विकास सूचकांक में सम्मिलित नहीं है? मानव विकास सूचकांक के 3 आयाम हैं। पहला जीवन प्रत्याशा, दूसरा शिक्षा और तीसरा
जीवन स्तर। ये 3 इंडेक्स से ही मानव विकास सूचकांक तय किया जाता है। जीवन प्रत्याशा हमेशा यह दर्शाता है कि लोगों की जो जीवन स्वच्छता, जो जीवन जीने के तौर तरीके हैं, भोजन, पोषण और जो आपका स्वास्थ्य सुविधाएं हैं वो किस हद तक है। बाकी आपका जो शिक्षा है वो ह्यूमन डेवलपमेंट को दर्शाता है, और जो जीवन स्तर है वो मानवीय जीवन की जो भौतिक आपकी जरूरतें होती हैं, आपके बहुत महत्वपूर्ण नीड्स होती हैं, उनको दर्शाने वाला होता है। तो इन तीनों से मिलकर के बनता है आपका ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स यानी कि मानव विकास सूचकांक। इसमें लैंगिक समानता नहीं होती क्योंकि इसमें किसी वर्ग को कंपेयर नहीं किया जाता, ओवरऑल ये इंडेक्स तैयार किया जाता है इन आधारों पर। तो लैंगिक समानता के लिए अलग से इंडेक्स बनाया जाता है। तो इसका सही आंसर ये होगा। अगला क्वेश्चन है, भारत में विदेशी विनिमय का संचय एवं रखरखाव करता है। भारत में विदेशी विनिमय का संचय और रखरखाव कौन करता है? आरबीआई, भारत का रिजर्व बैंक का ये काम है, क्योंकि भारत में जो भी विदेशी मुद्रा आती है, फॉरेन एक्सचेंज जो आता है, उसका जो आपका खजाना होता है वो आरबीआई के पास ही जमा रहता है। जैसे सुनते होंगे कि भारत के पास इतने डॉलर का क्या है, विदेशी मुद्रा कोष है, तो वो आरबीआई रखता है। राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम किस वर्ष से लाया गया? राजकोषीय उत्तरदायित्व, राजकोष के लिए क्या उत्तरदायित्व होने चाहिए और बजट में बनाते समय उस राजकोष के संबंध में क्या क्या ध्यान में रखने वाली चीजें हैं और क्या क्या बाध्यताएं, इसको फिक्स करने के लिए यह अधिनियम 2003 में लाया गया था, जिसमें आपके राजकोषीय घाटे को आपका बढ़ा नहीं सकते, क्योंकि सरकारें राजनीतिक दल भी होते हैं और कई बार राजनीतिक फायदों के लिए वो क्या करती हैं, राजकोष को आपके लोक लुभावन स्कीमों में लुटा देती हैं, जिससे बजट में आपका बहुत बड़ा, बजट के कारण जो राजकोष है उसमें बहुत बड़ा उधारी हो जाती है, और राजकोष हमेशा राजकोषीय घाटा बढ़ता है तो उससे देश एक ऋण जाल में फंस जाता है। तो राजकोष में जो आपका राजकोषीय घाटा है वो आपका बजट का या फिर आपका जो हमारा जीडीपी होता है, एक मिनिमम हिस्सा ही वो होने चाहिए, अधिकतर सीमा उसकी तय कर दी गई है। तो ये 2003 में लाया गया था। अगला कौन सा है, कौन सी एक कृषि सब्सिडी का प्रकार नहीं है? कृषि सब्सिडी का प्रकार कौन सा नहीं है? अंबर बॉक्स, ये भी आपका कृषि सब्सिडी है। ग्रीन बॉक्स कृषि सब्सिडी है। ब्लू बॉक्स कृषि सब्सिडी है। ऑरेंज बॉक्स नहीं है। ठीक है, ये तीनों ही सब्सिडियां आपके पश्चिम देशों, यूरोपियन देशों द्वारा अपने यहाँ के किसानों को विभिन्न तरीकों से दी जाती है। ये ऑरेंज बॉक्स आपका कोई कृषि सब्सिडी का प्रकार नहीं है। आपका ये शब्दावली ब्लैक बॉक्स से जुड़ी है, जो ऑरेंज रंग का होता है, जहाज वगैरह की दुर्घटना का पता लगाया जाता है जिससे। हाल ही में आईसीसी ने किस देश के क्रिकेट बोर्ड को निलंबित कर दिया है? विश्व कप के दौरान आपको पता है अपनी मनमानी करने और उल्लंघन करने के कारण आपकी श्रीलंका के क्रिकेट बोर्ड को, जो आपका आईसीसी है, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, उसने आपका सस्पेंड कर दिया। दुनिया के सबसे पहले कृत्रिम बुद्धिमत्ता रोबोट सीईओ का नाम क्या है? रोबोट सीईओ मतलब रोबोट, जैसे मानव होता है किसी कंपनी का क्या, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, तो रोबोट एक कंपनी की चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर बनी है। तो ये इस रोबोट का नाम क्या है? मिका। मिका पहली आपका रोबोट सीईओ है किसी कंपनी की दुनिया में। अगला, महिला आरक्षण बिल 2023 को क्या नाम दिया गया है? महिला आरक्षण बिल जो आपका संसद ने पारित कर दिया है उसको नाम दिया गया था नारी शक्ति बंधन अधिनियम। तो इसका सही आंसर ये है। अगला क्वेश्चन है, 2024 में 16वां ब्रिक्स सम्मेलन किस देश में आयोजित होगा? ब्रिक्स आपका दुनिया की सबसे तेजी से ग्रोथ करने वाली जो विकासशील अर्थव्यवस्थाएं उनका संगठन है। ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका, तो इन देशों के संगठन को आपका ब्रिक्स कहा जाता है। ब्रिक्स का जो 16वां सम्मेलन होगा वो आपका 2024 में रूस में आयोजित होगा। अगला क्वेश्चन है, भारत की पहली हाइड्रोजन फ्यूल बस कहाँ शुरू की गई है? हाइड्रोजन जो फ्यूल बस है वो भारत की सबसे पहले शुरू की गई है लेह में। हाइड्रोजन ईंधन पर आधारित जो बस है उसको शुभारंभ किया गया है कहां से? लेह से। यूनियन टेरिटरी है लेह अब, ठीक है, यहीं से आपका इसे शुरू किया गया। किस सोशल नेटवर्किंग साइट का नाम अब एक्स हो जाएगा? किसका होगा सोशल नेटवर्किंग साइट? आपका ट्विटर का नाम अब क्या हो जाएगा? एक्स हो गया। ठीक है, जो आपके टेस्ला कंपनी है उसके मालिक ने ही आपका ट्विटर को खरीद लिया है, दुनिया के सबसे बड़े अमीर ने। तो उन्होंने अब इस कंपनी को क्या नाम दे दिया है? एक्स। अगला नाम है, अगला क्वेश्चन है, युद्धाभ्यास बांगो सागर 2023 भारत ने किस देश के साथ आयोजित किया? तो ये युद्धाभ्यास बांगो सागर यानी कि बंगला सागर ही है इसका नाम। तो ये बांग्लादेश के साथ ही भारत ने संयुक्त सैन्य अभ्यास करा था। अगला क्वेश्चन है, चंद्रमा पर सॉफ्ट लैंडिंग कराने वाला भारत दुनिया का कौन सा देश बना है?
चंद्रमा पर जो सॉफ्ट लैंडिंग पिछले साल हुई थी, उसमें भारत दुनिया का चौथा देश बन गया था चंद्रमा पर उतरने वाला, सॉफ्ट लैंडिंग कराने वाला। किस ग्रह का अक्षीय झुकाव पृथ्वी के समान है? अक्षीय झुकाव, जैसे आपको पता है पृथ्वी ऐसे सीधी नहीं खड़ी है, उसका ध्रुव ऐसे नहीं है, बल्कि ये थोड़ा बहुत क्या है 22-22.5 डिग्री अपने अक्ष से क्या है झुकी है ऐसे। तो ऐसे ही एक्सिस पर जो झुकाव है वो आपका मंगल ग्रह का किसके समान है? पृथ्वी के समान है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक बृहद वृत्त कहलाता है? बृहद वृत्त कौन सा कहलाता है? जो हमारी पृथ्वी है इसके ठीक बीचों बीच से जो गुजर रहा है, क्योंकि पृथ्वी गोलाकार है तो ये सबसे ज्यादा जो बड़ी परिधि प्राप्त करता है वो 0 डिग्री विषुवत रेखा करती है, तो इसे बृहद वृत्त बोलते हैं। ये वृत्त इससे छोटा हो जाएगा, बाहर की तरफ परिधि छोटी होगी, और ये ध्रुवीय वृत्त इससे और भी छोटे हो जाएंगे। तो बृहद वृत्त कौन सा है? भूमध्य रेखा। संसार का सर्वाधिक सक्रिय ज्वालामुखी कोटोपैक्सी स्थित है। कोटोपैक्सी संसार का सबसे सक्रिय ज्वालामुखी इक्वाडोर में स्थित है, एंडीज पर्वतमाला में। दक्षिण अमेरिकी देश है इक्वाडोर, और एंडीज पर्वतमाला में ही ये आपकी सक्रिय ज्वालामुखी कोटोपैक्सी स्थित है। ये 25 क्वेश्चन है। आप लोगों को कैसे लगे कमेंट करके जरूर बताइएगा, और अपनी विभिन्न परीक्षाओं की तैयारी के लिए हमारे चैनल एसएस स्टडी के साथ लगातार बने रहिए। धन्यवाद।